दोस्तों, ज्यादातर लोग बिजनेस के मामले में पैसे की बात आते ही हिम्मत हार जाते हैं, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि पैसों के बिना बिजनेस नहीं हो सकता। अगर आपको फंडिंग लेने की सही से नॉलेज हो तो आप इस तकलीफ को भी आसानी से पार कर सकते हैं। फंडिंग में सबसे पहले तो आता है बूटस्ट्रैप या तो फिर सेल्फ ओनिंग, जहां पर बिजनेस शुरू करने वाला इंसान खुद के पास रही रकम से अपने बिजनेस की शुरुआत करता है, या फिर अपने पास रही कोई कीमती चीज बेचकर खुद से ही पूरे बिजनेस को फंड करता है। ऐसे फंडिंग का सबसे बड़ा फायदा यही है कि वो अपने बिजनेस का खुद अकेला ही बॉस रहता है। उसे किसी दूसरे इन्वेस्टर को कोई हिस्सा देने की जरूरत नहीं पड़ती। दूसरा तरीका आता है अपने बिजनेस के लिए किसी बैंक या फिर फाइनेंशियल एजेंसी से लोन लेना। इस तरह की फंडिंग तभी लेनी चाहिए जब आपको खुद के ऊपर पूरा भरोसा हो कि आपका बिजनेस सक्सेसफुल होने ही वाला है। वरना कई बार ऐसा भी होता है कि बिजनेस शुरू करने के लिए इंसान लोन तो ले लेता है और फिर बिजनेस फेल होने की वजह से एक तो नुकसान होता है, ऊपर से लोन के ऊपर भारी इंटरेस्ट चुकाना पड़ता है। और तीसरा रास्ता है इन्वेस्टर ढूंढना। आमतौर पर यह सभी उपयोग में लिया जाता है जब आप कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट करने जा रहे हों और आपके पास पैसे नहीं हों। ऐसे समय पर आप किसी ऐसे इंसान को अपने बिजनेस के बारे में बताते हो जिसके पास पैसा है और वो किसी नए बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहता है। तो अगर उसे आपका बिजनेस आइडिया पसंद आ जाए तो वो आपके बिजनेस के लिए पैसा देगा और बदले में आप उसको बिजनेस में इक्विटी देंगे। अब दोस्तों, फंडिंग के पहले दो तरीकों में तो प्रॉब्लम नहीं आती है। आपको बैंकों के द्वारा आसानी से लोन मिल जाता है, लेकिन आखिरी जो रास्ता है कि किसी इन्वेस्टर को ढूंढकर उसे अपने बिजनेस में पार्टनरशिप देना, वो सही में बहुत ही मुश्किल रास्ता है। इन्वेस्टर को खुद के बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए सबसे पहले आपको उसे इस चीज के लिए मनाना होगा, उसे ये एहसास दिलाना होगा कि अगर वो आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करता है तो उसे भविष्य में फायदा होना ही होना है। इसीलिए इन्वेस्टमेंट पाने के लिए आप अपने लिए किसी एक ऐसे इंसान को चुने जिसकी कन्वर्सेशन स्किल बहुत ही ज्यादा अच्छी हो। उसका बातचीत करने का लहजा इतना अच्छा होना चाहिए कि वो अपनी बातों से ही इन्वेस्टर को ये जता सके कि अगर वो आपके बिजनेस में फंडिंग देता है तो बदले में उसको ही फायदा होगा। आपको इन्वेस्टर को ये नहीं दिखाना है कि आपके पास पैसों की कमी है, बल्कि इन्वेस्टर को यह एहसास होना चाहिए कि आप उसके साथ एक फेयर डील करना चाहते हैं जिसमें इन्वेस्टर को भी फायदा होगा और आपको भी फायदा होगा। अगर इन्वेस्टर आपके बिजनेस में फंडिंग नहीं देता तो आपको आसानी से दूसरी जगह से भी फंडिंग मिलने के बहुत सारे चांसेस हैं। इसलिए जब भी आप इन्वेस्टर को अपने यहाँ मीटिंग के लिए बुलाएं, तब उसके सामने पहले से ही बनाई हुई एक अच्छी सी प्रेजेंटेशन रखें जिसमें आप उसे अपने बिजनेस के बारे में सारी बातें बताएं कि कैसे आपका बिजनेस आपके कॉम्पिटिटर से बेहतर है, कैसे आपके बिजनेस को आप आने वाले सालों में ग्रो करने वाले हैं, और अगर आपके बिजनेस में कोई तकलीफ आएगी तो उससे बचने के लिए आपने क्या क्या तैयारी की है। आपको सारी बातें पहले से ही तय करके रखनी है। इन्वेस्टर कोई प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का सवाल पूछे तो आपके पास कोई भी चिंता किए बिना तुरंत ही उस सवाल का प्रैक्टिकल जवाब देने की हिम्मत होनी चाहिए। तभी जाकर इन्वेस्टर का आपके ऊपर भरोसा बैठेगा और उसे एहसास होगा कि आपके अंदर सही में इतना पोटेंशियल है कि आप इस बिजनेस को सक्सेसफुल बना सकते हैं और आपको फंडिंग मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। दोस्तों, फंडिंग के जो दो रास्ते हैं उनमें से एक तो है डेब्ट फंडिंग और दूसरा इक्विटी फंडिंग। इन दोनों के ही अपने फायदे और अपने कुछ नुकसान हैं। जैसे कि अगर आपने बिजनेस के लिए किसी फाइनेंशियल एजेंसी से लोन लिया है तो आपके सिर के ऊपर हमेशा ये टेंशन रहती है कि बिजनेस से किसी भी तरह प्रॉफिट करके हमें लोन पूरा करना है और लोन के लिए इंटरेस्ट भी पे करना है। कई बार ऐसा भी होता है कि इस डर की वजह से इंसान अपने बिजनेस में पूरा ध्यान नहीं दे पाता और इसी टेंशन के चक्कर में बहुत बार इंसान की हेल्थ पर भी बहुत बुरा असर पड़ता है। लेकिन इसका एक फायदा ये है कि आपके बिजनेस का पूरा कंट्रोल आपको होता है। उससे मिलने वाले प्रॉफिट के हर एक पैसे पर आपका ही अधिकार होता है। दूसरी तरफ इक्विटी फंडिंग का यही नुकसान है कि आप जितनी भी मेहनत करें लेकिन आपको होने वाले प्रॉफिट में से अपने इन्वेस्टर को भी एक हिस्सा देना पड़ेगा। आपका इन्वेस्टर आपके बिजनेस का वो पार्टनर है जो खुद कोई काम नहीं करेगा लेकिन प्रॉफिट में से हर बार हिस्सा ले लेगा।
उसने शुरुआत के समय में आपको जो पैसे दिए थे उसके बदले में वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म न होने तक आपके प्रॉफिट से कमाता रहेगा। लेकिन अगर आपने इन्वेस्टर से डील के समय कॉन्ट्रैक्ट में ये तय किया है कि अगर बिजनेस में लॉस होता है तो लॉस की जिम्मेदारी भी उसे बराबर से उठानी पड़ेगी, तब ऐसी सिचुएशन में आपके ऊपर कोई मेंटल प्रेशर नहीं रहता कि आपको किसी को पैसा चुकाना है। आप चाहे किसी इन्वेस्टर से पैसा लें या तो फिर किसी लोन एजेंसी से लोन लें, लेकिन एक बात का ध्यान जरूर रखें, कॉन्ट्रैक्ट साइन करते समय सारी चीजों को अच्छे से पढ़ लें। अगर आपको कोई बात समझ में न आए तो तुरंत ही लोन एजेंसी से या तो फिर इन्वेस्टर से इसके बारे में सही तरह से पूछें, और जब तक आपको पूरी बात समझ में न आ जाए तब तक उस पर साइन ना करें। कई बार ऐसा भी होता है कि आपको लोन एजेंसी इंटरेस्ट रेट कुछ और बताती है और कॉन्ट्रैक्ट में कुछ और रेट लिख देती है, लेकिन एक बार कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाने की वजह से आपको मजबूरन वो ज्यादा इंटरेस्ट रेट वाला लोन पे करना ही पड़ता है। इसलिए ऐसे फ्रॉड से बचने के लिए आप चाहे तो किसी वकील की सलाह ले सकते हैं। साइन करने से पहले किसी भरोसेमंद वकील को सारे पेपर्स दिखाएं और उससे चेक करवाएं कि क्या उसमें लिखी सभी चीजें सही हैं या नहीं। इसके अलावा इक्विटी फंडिंग में भी बहुत सी ऐसी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं जिसमें आपको नुकसान होता है और उस इन्वेस्टर को ज्यादा फायदा। वो लोग कॉन्ट्रैक्ट में जानबूझकर इस तरह से टर्म्स एंड कंडीशंस लिखते हैं कि आपको समझ में ना आए और बाद में जाकर वो उस चीज का अलग मतलब निकालकर आपको फंसा सकें। इस चीज के लिए मैं आपको फेसबुक कंपनी का उदाहरण देना चाहूंगा। फेसबुक कंपनी को शुरू करने के लिए शुरुआती समय में मार्क जुकरबर्ग को सेवरिन नाम के एक इन्वेस्टर ने इक्विटी फंडिंग दी थी और कुछ ही सालों में फेसबुक चारों ओर फेमस हो गया। तब अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए मार्क ने नए इन्वेस्टर से फंडिंग लेना शुरू किया, लेकिन एक दिन अचानक जब सेवरिन ने अपना हिस्सा कंपनी में देखा तो वो चौंक गया, क्योंकि मार्क ने कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था कि अगर कंपनी को नए इन्वेस्टर्स मिलते हैं तो मार्क का कंपनी में हिस्सा पहले जितना ही रहेगा, लेकिन नए इन्वेस्टर को सेवरिन के हिस्से में से हिस्सा मिलता जाएगा। और इस तरह करते करते सेवरिन का हिस्सा 24% में से सिर्फ 10% हो गया था, जो $1 बिलियन कंपनी के हिसाब से बहुत बड़ी रकम होती है। तो आप भी ध्यान रखें कि कहीं आपके साथ भी ऐसा कुछ ना हो। इसलिए कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले हमेशा किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह जरूर लें। दोस्तों, अपने बिजनेस के लिए किसी भी तरह की फंडिंग लेने से पहले हमेशा आप पूरे मार्केट की जांच जरूर करें। अगर मार्केट में तेजी है तो आपको आसानी से कम ब्याज पर बिजनेस के लिए लोन मिल जाएगा, और तेजी के समय में बहुत से ऐसे इन्वेस्टर्स होते हैं जो जल्दी से जल्दी अपने पैसे को और बढ़ाने के लिए नई जगहों पर इन्वेस्ट करने के रास्ते ढूंढते रहते हैं। अगर आपको कोई ऐसा इन्वेस्टर मिल जाए तो अपना पैसा लगाने के लिए एक्साइटेड है, तो ऐसे इंसान से बात करके भी आपका काम आसानी से हो सकता है। इसीलिए हमेशा फंडिंग के बारे में सामने वाले इंसान से बात करने से पहले मार्केट की सिचुएशन को जरूर से देखें और उसके अकॉर्डिंग ही अपनी डिमांड पेश करें, ताकि आपको ज्यादा फायदा हो। इसके अलावा बहुत बार गवर्नमेंट किसी बिजनेस सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए उन्हें सब्सिडी और कम इंटरेस्ट रेट पर लोन देती है। तो आप जरूर देखिए कि क्या आपके बिजनेस के लिए ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी है। अगर आपकी कंपनी कुछ ज्यादा ही बड़ी है और आप बड़े लेवल पर काम कर रहे हैं और आपको ये लगता है कि आपके अंदर अपना बिजनेस बढ़ाने का पूरा पोटेंशियल है, लेकिन आप इन तीनों जगहों से फंडिंग लेना नहीं चाहते, तो आपके लिए चौथा रास्ता भी है, और वो है क्राउड फंडिंग। क्राउड फंडिंग देखा जाए तो एक तरीके से आईपीओ की तरह ही होता है, लेकिन इसमें कुछ चीजें अलग होती हैं कि आप सामान्य लोगों को कंपनी का छोटा छोटा हिस्सा देते हैं। कोई एक इंसान या कंपनी आपकी कंपनी का बड़ा हिस्सा नहीं खरीद सकती। इस तरह कोई भी एक इंसान आपकी कंपनी के ऊपर कोई मालिकाना हक जता ही नहीं सकता और कंपनी के डिसीजन लेने में इंटरफेयर नहीं कर सकता। इस तरह कई मायनों में क्राउड फंडिंग बिजनेसमैन के लिए एक वरदान जैसा है, जहां पर उसे फंडिंग भी मिल जाती है और उसके बिजनेस के अंदर कोई इन्वेस्टर इंटरफेयर भी नहीं कर सकता। मेरे ख्याल से अब तो आपको सही जानकारी मिल गई होगी कि आप अपने बिजनेस के लिए फंडिंग नाम की तकलीफ को कैसे दूर कर सकते हैं। अब आपके पास वो सारी नॉलेज है जिससे आप ये फैसला कर सकें कि आप जॉब करना चाहते हैं या फिर बिजनेस, और अगर आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो कैसे शुरुआत करें और आपको फंडिंग कहां से मिल सकती है। इसके अलावा बिजनेस करते समय कौन कौन सी तकलीफें आती हैं और आप कैसे इन तकलीफों का सामना कर सकते हैं। लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज रह गई, जो है टैक्स।
एक एम्प्लॉय की आमदनी पर अलग अलग तरह के टैक्सेस लगते हैं, जबकि एक बिजनेस ओनर की आमदनी पर अलग से टैक्स लगते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आप एक सक्सेसफुल बिजनेस तो बना लें, लेकिन आपका वो सारा प्रॉफिट सरकार के टैक्स भरने में ही चला जाए। तो चलिए दोस्तों, ये भी जान लेते हैं कि किन चीजों का उपयोग करके आप अपने टैक्स को बचा सकते हैं। अगला एपिसोड देखने के लिए चैनल पर जाए या लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मैं हूं आफताब। आप सुन रहे हैं माइन ऑफ बुक्स, सुने जो मन चाहे।